हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स स्टार्ट करा था और हम लोगों ने बेसिकली डिस्टेंस के बारे में पता कर लिया था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने आइडिया ले लिया था और वहां पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी स्टार्टिंग करे थे, बट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करे थे। शायद मैंने दो क्वेश्चंस कराए थे, एक डिस्टेंस से रिलेटेड था और एक डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड था। तो आज हम सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे निकालते हैं ये क्वांटिटीज। और उसके बाद फिर हम लोग बेसिकली आज एवरेज क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, और उनके ऊपर भी हम खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। अब अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो एक बार आप खुद ट्राई करिए, बताइए क्या आंसर होगा और फिर उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है कि अ पर्सन मूव्स 3 मीटर टू द ईस्ट एंड देन 4 मीटर टू द वेस्ट। ये 3 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है और 4 मीटर किधर की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा इसको सॉल्व करने के। और क्वेश्चन सिंपल है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बट इसको समझ लेते हैं ढंग से क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन एक स्टेप फॉरवर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि हमेशा सबसे पहले ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ बना लिया करो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोग हमेशा सबसे पहले बनाएंगे। तो इधर हमारा कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ईस्ट का डायरेक्शन हो जाएगा। इधर हमारा जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ का। इधर हो जाएगा वेस्ट और इधर हो जाएगा साउथ। अब अपने आप से ना अपने तरीके से आई कैप जे कैप मान लिया करो। तो मान लेते हैं कि आई कैप वाला जो डायरेक्शन है वो मैंने ईस्ट को मान लिया, तो इसका मतलब ये वाला जो डायरेक्शन है ये आई कैप का डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर आई होप आपको आता होगा, वेक्टर्स की नॉलेज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको वेक्टर्स के बारे में आइडिया होगा सारा। तो आई कैप ये वाला मान लिया मैंने। इधर वाला क्या आ जाएगा, वेस्ट वाला माइनस आई कैप में आ जाएगा। नॉर्थ वाला आ जाएगा जे कैप में और साउथ वाला आ जाएगा माइनस जे कैप में। और अगर मैंने नॉर्थ को जे कैप में और साउथ को माइनस जे कैप में माना है, तो मैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को किधर मानूंगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को मैं मानूंगा के कैप और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मानूंगा मैं, माइनस के कैप। ठीक है। अब हमारे लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछी जा रही है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, तो हमारे लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो ये ओरिजिन मान लेते हैं हम लोग। दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, इसको मैं एस से शो कर देता हूँ। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सबसे पहले पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट करी 3 मीटर टू द ईस्ट। मतलब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि इसकी पहली डिस्प्लेसमेंट जो है S1 वेक्टर जो है वो बेसिकली 3 ईस्ट के डायरेक्शन में, मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 आई कैप हो जाएगा। 3 आई कैप मीटर्स इज द डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद ये ईस्ट में पहुंच चुका है 3 मीटर। अब यहां से इसने टर्न करा और ये फाइनली किधर की तरफ जा रहा है, ये वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो वेस्ट में कितना मूव करा, ये 4 मीटर मूव करा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 3 मीटर जो है, ये तो 3 मीटर तो ये ईस्ट की तरफ गया और फिर यहां से ये 4 मीटर किधर की तरफ गया, 4 मीटर ये वेस्ट की तरफ गया। अब अगर ये 4 मीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो हमारी जो दूसरी डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, दूसरी डिस्प्लेसमेंट जो होगी दैट विल बी माइनस का 4 आई कैप। क्योंकि प्लस आई कैप का मतलब ईस्ट के अंदर जा रहा है और माइनस आई कैप का मतलब वेस्ट के अंदर जा रहा है। तो -4 आई कैप आपकी होगी डिस्प्लेसमेंट दूसरी। अब अगर हम नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपको दो डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करना है तो आप उसको वेक्टोरियली ऐड करोगे। तो जब आप वेक्टोरियली ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 आई कैप माइनस का 4 आई कैप, विच विल गिव यू माइनस का आई कैप। माइनस का आई कैप आपका नेट डिस्प्लेसमेंट आ रही है। इसका मतलब माइनस आई कैप का मतलब क्या हुआ कि आपका पार्टिकल की फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है माइनस आई कैप के डायरेक्शन में। माइनस आई कैप कौन सा डायरेक्शन था, वेस्ट का। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। आप चाहते तो आप इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे कैलकुलेट करते, कि हमारे पास इनिशियल पॉइंट तो हमें पता ही है। इनिशियल जो पॉइंट है वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इनिशियल पोजीशन हमें पता है। आर इनिशियल वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 आई कैप हो जाएगा प्लस 0 जे कैप हो जाएगा। और अगर हम फाइनल पोजीशन देखेंगे तो ये है हमारी फाइनल पोजीशन। दिस इज आवर फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन किस पॉइंट पे हमारी, 1 मीटर है वेस्ट की तरफ। क्योंकि ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो
अगर ये 3 मीटर ईस्ट की तरफ गया और अगर 4 मीटर ये वेस्ट की तरफ गया, तो इफेक्टिवली स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना दूर है? ये 1 मीटर वेस्ट की तरफ ही तो है। तो मैं अगर फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो ये -1 पे है। मतलब मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? -1 i कैप प्लस का 0 j कैप। अगर मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, जो कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होती है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल जो होती है, वो हो जाएगा मेरे पास -1 i कैप। तो ध्यान से देखो, दोनों ही केसेस में अपना आंसर सेम आ रहा है। इसमें भी -1 i कैप आ रहा है, यहाँ पे भी -1 i कैप या -i कैप आ रहा था। आंसर दोनों में सेम है, तरीका अलग अलग है। इस वाले मेथड में मैंने क्या करा? इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स निकाली, उनको वेक्टोरियली ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या करा? इनिशियल पोजीशन निकाली, वो तो मुझे पता ही थी स्टार्टिंग पॉइंट। फाइनल पोजीशन निकाली। लेकिन एक बात याद रखना, ये वाला जब आप फॉर्मूला लगाओगे, तो यहाँ पे आपको फाइनल पोजीशन हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ही लेनी है, जिससे पूछी जा रही है डिस्प्लेसमेंट। तो ये फाइनल पोजीशन हो गई, ये इनिशियल हो गई। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लिया। तो दोनों ही मेथड अपनी जगह पे सही है। कहीं पे ये वाला मेथड यूज हो जाता है, कहीं पे ये वाला यूज हो जाता है। दोनों मेथड्स आप यूज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, एक बार आप खुद ट्राई करिए, बताइए क्या आंसर होगा, और फिर मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन में बोल रखा है कि अ पर्सन मूव्स 3 मीटर ईस्ट, देन 4 मीटर नॉर्थ, एंड फाइनली 5√2 मीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बोला जा रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं बार बार आई कैप जे कैप नहीं बना रहा, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपने को पता है अब क्या है। तो मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले पर्सन किधर जा रहा है? 3 मीटर जा रहा है ईस्ट की तरफ। तो अगर वो 3 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो हम लोग पहली डिस्प्लेसमेंट जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? वो हमारे पास आ जाएगी 3 i कैप। पहली डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 3 i कैप आ गई। फिर उसके बाद ये 4 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। मैंने बताया था आपको, नॉर्थ वाले डायरेक्शन को आपको क्या मानना है? जे कैप। तो उसके बाद जो दूसरी डिस्प्लेसमेंट इसने करी है, वो 4 मीटर नॉर्थ की तरफ करी है। मतलब ये हो गया 4 j कैप। और फाइनली वो 5√2 मीटर जा रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो एक काम करते हैं, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन को जरा थोड़ा देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है, और उसके बाद फिर इसकी भी डिस्प्लेसमेंट निकलेंगे। तो साउथ वेस्ट का क्या मतलब हुआ, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं, अगेन ये ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया। साउथ वेस्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वेक्टर है जो बेसिकली साउथ और वेस्ट के बीचों बीच में है। मतलब ये वेस्ट के साथ भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और साउथ के साथ भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो साउथ वेस्ट का मतलब हो गया इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में बेसिकली साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। अब ध्यान से देखना जरा, अगर हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन की बात करेंगे, तो उन्होंने बोला कि ये 5√2 मीटर चला साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। मतलब ये 5√2 मीटर हो गया इसका डायरेक्शन ऐसे, और ये वाला एंगल इस कितना बन रहा था? 45 डिग्री का बन रहा था। अब अगर मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा, तो मुझे ये पता लगेगा कि ये इधर के डायरेक्शन में कितना आ रहा है? 5√2 cos 45। और साउथ के डायरेक्शन में कितना आ रहा है? 5√2 sin 45। तो मैं ये बोलूंगा कि मेरी जो तीसरी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी? 5√2 का cos 45 वाला कंपोनेंट किधर आ रहा है? ये आ रहा है आपका वेस्ट की तरफ, और वेस्ट वाले डायरेक्शन को मैंने क्या माना था? -i कैप। तो मैं लिखूंगा 5√2 cos 45, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? -i कैप, प्लस फिर उसके बाद एक 5√2 का कंपोनेंट नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है। तो इधर वाले के लिए क्या लिखूंगा? 5√2 sin 45, और यहां का डायरेक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा माइनस का j कैप। तो मेरे पास जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगी, वो आ जाएगी cos 45 की। अगर हम बात करेंगे, तो cos 45 जो है वो 1/√2 होता है, वो √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा मेरे पास क्या? माइनस का 5 i कैप, और उसी तरीके से उधर क्या बचेगा मेरे पास? माइनस का 5 j कैप। ये मेरी डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गई है। अब मैंने क्या बोला था आपको, अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो आप इन तीनों इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर दो वेक्टोरियली। तो जब हम नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों का एडिशन हमें करना पड़ेगा। तो 3 i कैप आ गया, प्लस का 4 j कैप आ गया, फिर उसके बाद प्लस का -5 i कैप आ गया, माइनस का 5 j कैप आ गया। अब ध्यान से देखिए, 3 i कैप -5 j कैप हो रहा होगा। तो 3 i कैप -5 j कैप की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ये माइनस का 2 i कैप आ जाएगी, और 4 j कैप माइनस का 5 j कैप क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का j कैप। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट आई है ओवरऑल, है ना? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आई है, बट मुझे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा,
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मेरे पास मैग्नीट्यूड आएगा डिस्प्लेसमेंट का, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास √5 मीटर। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो √5 मीटर जो है वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सिंपल मैंने आपको क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स निकाल लो आई कैप जे कैप में, और फाइनली फिर आप इन दोनों को क्या कर दो, इन सबको वेक्टोरियली ऐड कर दो। तो आई होप आपको ये वाला जो मेथड है ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे ये वाला है। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मतलब ये एक सर्कुलर पाथ था रेडियस कैपिटल आर का। फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अपने को दो चीजें बतानी है, एक तो डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। और डिस्प्लेसमेंट मुझे इसे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तीन जगह पे पूछ रखा है। एक तो ए से बी क्या पूछा हुआ है, ए से बी कितना होगा। ये पार्टिकल हम मान के चल रहे हैं कि ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे। तो ए से बी में अगर ये जाएगा तो क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फिर ए से अगर ये सी की तरफ जाता है तो क्या होगा, और अगर ये ए से डी जाता है तो क्या होगा। अच्छा एक बात बता दूं आपको, ए से डी ये डायरेक्टली नहीं जा रहा, ये ए से डी कैसे जा रहा है, ए से बी जाएगा फिर बी से सी और फिर से सी से डी जा रहा है। ठीक है, तो ये ए से डी जा रहा है वाया बी एंड सी, ऐसा मान के चल लो। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार आप खुद ट्राई करो, बताओ क्या आंसर होगा और फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो बोल रखा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू सी एंड फ्रॉम ए टू डी। मैंने आपको ये तीन तरीके बताने हैं। अब सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ए से बी का। तो ए से बी तो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। सबसे पहला वाला पार्ट, ए से बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो जो डिस्टेंस होगा, मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है जो वो ट्रेवल करता है। क्योंकि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो ए से बी जाने में जो डिस्टेंस होगा मेरा, वो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि ये 1/4 सर्कल कवर कर रहा है ना, पूरी सर्कल की लेंथ 2πr है, तो 1/4 सर्कल की लेंथ कितनी हो जाएगी 2πr/4। तो ए से बी अगर हम जाएंगे तो ए से बी का हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ए से बी का जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो आ जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय 4, दैट इज πr/2। ये आ गया डिस्टेंस ए से बी तक का। फिर अपने को डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। जब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो अपने को इनिशियल पॉइंट, मैंने क्या बोला था, ये जहां से चल रहा है वो इनिशियल पॉइंट है और जहां तक जा रहा है वो फाइनल पॉइंट है। तो अपने को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की लेंथ ज्वाइन करनी पड़ेगी और यही लेंथ अपने को क्या दे देगी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो चलो ज्वाइन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, ए से लेके बी तक का ज्वाइन कर लेना है। ये हम लोगों ने इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये ए से बी हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है, अब मुझे इसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर मान लेते हैं ये रेडियस आर है, ये क्वेश्चन में दे भी रखा है आपको, अगर ये रेडियस आर है और अगर ये वाला जो रेडियस है ये भी आर है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। तो ये मान लेते हैं मेरी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो डिस्प्लेसमेंट मेरी साफ साफ दिख रही है, डिस्प्लेसमेंट जो कि एस के बराबर है वो हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, किसके बराबर आ जाएगी, वो √2 आर के बराबर आ जाएगी। तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होके आ गई है। डिस्टेंस भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, 1/4 सर्कल कवर कर रहा है तो 2πr/4 πr/2। आई होप पहला वाला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि अब हमें ए से सी कैलकुलेट करनी है। ए से सी तो बहुत सिंपल है। अगर हम ए से सी देखेंगे तो ए से सी में हम लोग इधर इस वाले सेमी सर्कल पे घूम रहे हैं। तो जो डिस्टेंस कवर करा वो कितना कवर करा हम लोगों ने, पाथ लेंथ πr के बराबर, क्योंकि पूरे सर्कल का 2πr है तो आधे सर्कल का क्या हो जाएगा πr। तो ए से सी में अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो तो πr के बराबर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में अब डिस्टेंस कितना है, 2r के बराबर है। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी किसके बराबर हो जाएगी, 2r। और तीसरा पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो है ए टू डी।
जब आप ए से डी की तरफ जा रहे हो तो डिस्टेंस आपने कितना कवर करा? अब तो आपको पता लग गया होगा कैसे सॉल्व करना है। डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ए से सी तक कैलकुलेट करोगे और फिर सी से लेके कहां तक कैलकुलेट करोगे? डी तक। तो ए से सी तक तो सेमी सर्कल है जिसका डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया पाई आर, और सी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली क्वार्टर सर्कल है जिसका डिस्टेंस मैंने पाई आर बाय 2 पहले भी कैलकुलेट करा था, क्योंकि ए से बी जितना ट्रेवल करेगा उतना ही तो सी से डी भी ट्रेवल करेगा। मानते हैं ये बात? तो मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक तो आ गई सेमी सर्कल वाली, और प्लस मेरे पास क्या आ गई? एक वो क्वार्टर सर्कल वाली आ गई। तो क्वार्टर सर्कल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगी पाई आर बाय 2। आंसर आ जाएगा मेरे पास, कितना आ रहा है मेरे पास ये आंसर मेरे पास निकल के आ जाएगा 3 पाई आर डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास 3 पाई आर बाय 2 आंसर निकल के आ गया। तो ये होगी मेरे डिस्टेंस की वैल्यू। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है तो अगेन डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या करूंगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा इसका। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। हमने ए पॉइंट और डी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया इस बार। अगेन जिस तरीके से हम लोगों ने ऊपर निकाली थी डिस्प्लेसमेंट √2r, बिल्कुल वैसी कंटेक्स्ट में हम नीचे भी निकाल सकते हैं, है ना? दोनों सेम ही तो है, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे भी अगर आप ट्राइंगल देखोगे तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसकी भी डिस्प्लेसमेंट आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो। तो मैं तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2r। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये 3 क्वेश्चन जो हम लोगों ने करे। सिंपल डिस्प्लेसमेंट निकालने के और डिस्टेंस निकालने के मैं आपको तरीके समझा रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल goes from point A to point B on a circular path as shown। अब ये पुराने वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, जैसे पुराना क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व करा था उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस वहां पे हमने कुछ स्पेशल केसेस लिए थे। वहां पे हम लोग 90 डिग्री या 180 डिग्री मतलब स्टैंडर्ड पॉइंट्स ले रहे थे जहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे। ए से बी का ले लिया, फिर बी से सी का ले लिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं? इस क्वेश्चन में हम किसी जनरल एंगल के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कि अगर पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है किसी कांस्टेंट स्पीड से, तो पूछा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। तरीका क्या होगा करने का? तरीका एक ही है। जब भी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट आपको जाना है तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है डिस्प्लेसमेंट। तो हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, और वो जो स्ट्रेट लाइन का जो पाथ होगा वही आपको क्या दे देगा? डिस्टेंस की वैल्यू दे देगा। तो चलो ए और बी को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। लेट्स ज्वाइन ए एंड बी। ये वाला आर है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो पाथ होगा, ये वाला जो लेंथ होगी ये भी आर के बराबर हो जाएगी। और मैं एक काम करता हूँ, मैं ए और बी को इस तरीके से ज्वाइन कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया ज्वाइन। तो मुझे बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है? मुझे बस ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है। अगर मैंने ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर ली तो मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, वही मेरी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे ना ध्यान से देखिएगा, मैंने एक काम कर रहा हूँ, मैं इस ट्राइंगल को फिर से थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके का है जिसमें यहाँ पे आर है, इधर भी आर है, और ये वाली डिस्प्लेसमेंट की लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस आर है, ये वाला भी डिस्टेंस आर है, और ये वाला पॉइंट ए था और ये वाला पॉइंट बी था। मुझे ये वाली डिस्प्लेसमेंट की लेंथ कैलकुलेट करनी है। अगर आप देखेंगे तो ये ट्राइंगल जो है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की तरह बिहेव कर रहा है जिसकी दो साइड्स कैसी हैं? बराबर है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? एक तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं ये वाला एंगल जो है ये टोटल एंगल कितना था? थीटा था। मैं क्या करूंगा, मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो इस पर्टिकुलर ए बी वाली लाइन पे इस वर्टेक्स से सेंटर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करूंगा। और क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करी है, तो जितनी लेंथ ये वाली होगी उतनी ही लेंथ ये वाली भी होगी। दोनों की लेंथ सेम होगी। और सोचो अगर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी सेम है, तो सारी लेंथ के सेम होने की वजह से मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। मतलब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये एक तरीके से एंगुलर बाइसेक्टर की तरह भी बिहेव कर रही है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा? θ/2। और ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या आ जाएगा? θ/2। दो एंगल्स को मैंने आधा आधा ब्रेक कर दिया। अब एक काम करते हैं जरा, अब ये वाली लेंथ निकाल लेते हैं। इस वाली लेंथ को बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए x।
तो ऑब्वियसली बात है ये वाली लेंथ जो होगी ये भी x की इक्वली हो जाएगी। मतलब मेरी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 2x के बराबर आना चाहिए। x पता लग गया तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये वाला एंगल हमें पता है कि 90 डिग्री है। और अगर हम इस वाले ट्राइंगल को देखें, ये देखना जरा ध्यान से, ये और ये, अगर हम ये वाले ट्राइंगल को देखें जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा बाय 2 निकालता हूं, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा बाय 2 लिखता हूं, साइन थीटा बाय 2 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, तो साइन थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू x है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू r है। इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, r साइन ऑफ थीटा बाय 2। x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी r साइन थीटा बाय 2। और अगर मेरे पास x आ गया r साइन थीटा बाय 2, तो मेरे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा मेरे पास 2x के बराबर, विच इज 2r साइन ऑफ थीटा बाय 2। ये आप याद भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला एक अच्छा फॉर्मूला निकल के आया है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो किसी जनरल एंगल थीटा के लिए किसी भी दो पॉइंट्स के लिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2r साइन ऑफ थीटा बाय 2। अच्छा, इसी को आप वो भी कर सकते हो, जस्टिफाई भी कर सकते हो, देख चेक कर सकते हो कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं। जैसे हमारे केस में जब हम लोगों ने एक क्वार्टर सर्कल लिया था, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ए से बी में एक क्वार्टर सर्कल कंसिडर करा था। तो क्वार्टर सर्कल की वजह से एंगल कितना बना था, 90 डिग्री बना था। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करूंगा तो 90 बाय 2 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो उस केस में मेरे पास साइन 45 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री पुट कर दिया तो मेरे जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा 2r साइन ऑफ 90 बाय 2, दैट इज साइन ऑफ 45। और साइन 45 हमें पता है कि 1 बाय रूट 2 के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 2r मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जरा, रूट 2r जो है वो हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, रूट 2r हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है। तो मैंने यही तो बोली थी अभी आपको बात कि ये जनरल फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला जो हम लोगों ने निकाला है। इस फॉर्मूले का आप यूज करके किसी भी केस के लिए आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपको डिस्टेंस पूछते, अगर इसी क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस पूछते कि ए से बी तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, तो आप बोलते हैं कि सर डिस्टेंस तो सिंपल है, डिस्टेंस इज बेसिकली नथिंग बट द आर्क लेंथ। जो ये ए बी, जो ए से बी तक की जो आर्क लेंथ है सर्कल की, वो आर्क लेंथ की जो पाथ लेंथ है वही डिस्टेंस है। और आर्क लेंथ क्या होता है हमें पता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क क्या हो जाएगी, थीटा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। कितना एंगल सबटेंड कर रही है ये आर्क लेंथ, थीटा, रेडियंस के बराबर। तो मैं बोलूंगा कि अगर मुझसे कोई डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस की वैल्यू में डायरेक्टली क्या दे देता, आर मल्टीप्लाइड बाय थीटा। आर्क लेंथ बराबर आर इंटू थीटा, डिस्टेंस बराबर हो जाता है मेरा आर इंटू थीटा। समझ में आ गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आपको बेसिकली ये वाला क्वेश्चन करना था। तो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के आपको खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कैसे डिस्टेंस निकालना है और कैसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आएंगे और हम एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे।